बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, आजकल के हालात बहुत ख़राब हैं। सानिया की माँ ने परेशानी के आलम में कहा। सानिया आईने के सामने खड़ी अपनी लिपस्टिक दुरुस्त कर रही थी, जैसे माँ की बातों का उस पर कोई असर ही ना हो। अम्मी प्लीज इतनी सी बात पर परेशान ना हुआ करें। हम ज्यादा दूर नहीं जा रहे, शाजिया के साथ एक छोटे से होटल में खाना खाने जा रहे हैं। छोटे से होटल? माँ ने शुकूक से कहा। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम दूर जा रही हो? मैं जानती हूँ तुम कहाँ जा रही हो, और वो होटल सुनसान इलाके में है। सानिया ने गहरा सांस दिया। अम्मी सब जा रही हैं, मैं अकेली तो नहीं हूँ। शाजिया, बिनेश, निमरा सब होंगी, कुछ नहीं होगा। माँ ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। मैं तुम्हें सिर्फ ये कह रही हूँ कि शाम होने से पहले घर वापस आ जाना, और अपनी इज्जत का हमेशा ख्याल रखना, चाहे कोई भी साथ हो। दुनिया बहुत ख़राब हो गई है बेटा। अम्मी आप हर वक्त ऐसे ही परेशान क्यों रहती हैं? हर बार यही बातें। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, सानिया ने लापरवाही से कहा। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। बच्चियाँ कभी बड़ी नहीं होती, खास तौर पर माँ के दिल में, और तुम मेरी इकलौती हो। सानिया ने एक लम्हा खामोशी से माँ की तरफ देखा, फिर नजरें चुरा ली। आप हमेशा डरा देती हैं, हम सिर्फ जा रहे हैं, कुछ देर हंसने बोलने, खाना खाने। वादा करती हूँ शाम से पहले आ जाऊंगी। माँ ने उसके लिए चादर निकालते हुए कहा। ये चादर ओढ़ लो, जब तक वहां से वापस ना आ जाओ इसे सर से मत उतारना। अम्मी प्लीज, अब ये चादर भी? हाँ, ये चादर न सही, मेरी दुआ समझ कर ओढ़ लो। सानिया ने बातिल नखास्ता चादर सर पर रख ली। शाजिया का फोन आया। सानिया जल्दी करो, हम नीचे आ गए हैं। बस अम्मी को मनाने की आखिरी कोशिश कर रही हूँ, आ रही हूँ। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे कदम रोकना चाहती हो। बेटा, कभी कभी जिंदगी एक लम्हे की नाफरमानी से हमेशा की पछतावे में बदल जाती है। अम्मी आप फिल्मी बातें मत करें, वादा करती हूँ जल्दी आ जाऊंगी। सानिया ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। माँ की नजरें पीछे तक उसे देखती रहीं, जैसे दिल में कुछ टूट रहा हो। नीचे गाड़ी खड़ी थी। शाजिया, बेनिश, निमरा पहले से ही मौजूद थी। सब हंस रही थी, खुशी खुशी तस्वीर ले रही थी। वाह सानिया, आज तो तू बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये लिपस्टिक कहाँ से ली? निमरा ने पूछा। बस छोटा सा गिफ्ट था अपने लिए, सानिया ने मुस्कुरा कर कहा। शाजिया ने पीछे मुड़कर देखा। यार हम पहली बार जा रहे हैं इस जगह, थोड़ा सुनसान इलाका है, लेकिन अंदर का सेटअप बहुत क्लास का है। बिनिश ने कहा। बस दुआ करो वहाँ खाना अच्छा हो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। गाड़ी चल पड़ी और सब खुशगपियों में मसरूफ हो गई। सानिया खिड़की से बाहर देखती रही। उसे माँ की आवाज़ गूंजती सुनाई दे रही थी। इज्जत का ख्याल रखना, देर मत करना। उसने इस ख्याल को झटक दिया। अम्मी ज़रूरत से ज़्यादा सोचती हैं, हम सिर्फ पार्टी करके वापस आ रहे हैं। रास्ता सुनसान ज़रूर था, मगर सब दोस्त एक साथ थी, हंसी मजाक चल रहा था। होटल तक पहुँचते पहुँचते शाम होने लगी थी। दरख्तों का साया सड़क पर पड़ने लगा था, रोशनी धीरे धीरे मध्यम हो रही थी। शाजिया ने कहा। यार अब ये बात मत करना कि वापस जल्दी जाना है, आज थोड़ा मज़ा करेंगे। सानिया ने सर हिलाया। अम्मी को बोला है जल्दी आ जाऊंगी, बस ज़्यादा लेट नहीं। होटल का गेट आ गया। बाहर अंधेरा और वीरानी थी, लेकिन अंदर रोशनियाँ थी। एक सिक्योरिटी गार्ड गेट पर बैठा मोबाइल पर कुछ देख रहा था। गाड़ी अंदर दाखिल हुई, सबने उतरकर बाहर कदम रखा। होटल के अंदर का माहौल जदीद और रंगीन था, लेकिन इर्द गिर्द का सन्नाटा किसी खतरे का इशारा दे रहा था। शाजिया ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। बाकी लड़कियां भी पहुंच गईं। सानिया ने इर्द गिर्द एक नज़र डाली, फिर सर झटक कर उनके साथ अंदर चली गई। कुछ देर के बाद सब अंदर बैठे खाने का ऑर्डर दे रहे थे, कह कहे लग रहे थे। बीनिश ने कहा, कल किसे पता था कि आज इतनी मज़ेदार रात होगी। सानिया ने दिल में कहा, बस वक्त पर वापस चली जाऊं, अम्मी को फिक्र ना हो। मगर उसे क्या पता था, जो रात हंसी खुशी शुरू हुई थी वो एक ऐसे मोड़ पर ख़त्म होने वाली थी जिससे वो खुद को कभी ना बचा पाएगी। और जो अल्फाज माँ ने दोहराए थे वो महज तंबीह नहीं, किस्मत का इशारा थे। होटल के हॉल में मौसीकी की आवाज़ मध्यम हो चुकी थी। ज़्यादातर लड़कियां जा चुकी थीं, कुछ ने कैब बुक कर ली थी, कुछ के वालिदैन लेने आ चुके थे। अब हॉल तकरीबन खाली था। मेज़ पर पड़ी प्लेटों में नीम खाया खाना और खाली गिलास अधूरे पल का एहसास दिला रहे थे। सानिया ने मोबाइल की स्क्रीन पर वक्त देखा। रात के 7 बजने वाले थे। वो एक तरफ खड़ी शाजिया से बात कर रही थी। तुम्हारे भाई को आने में कितना वक्त लगेगा? शाजिया ने कॉल करते हुए कहा। अभी बस निकल रहा है, बोल रहा था गाड़ी में कुछ मसला आ गया था, लेकिन आ रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, बस ज़्यादा देर ना हो। अम्मी को पहले ही जल्दी वापसी का वादा किया था। दोनों लड़कियां होटल के गेट से बाहर आ गईं। पार्किंग एरिया में खामोशी थी। दिन का उजाला अब मुकम्मल अंधेरे में बदल चुका था। सिर्फ एक बल्ब कोने में जल रहा था, जो मध्यम रोशनी दे रहा था।
शाजिया ने दुपट्टा दुरुस्त करते हुए इधर उधर देखा। ये इलाका दिन में तो ठीक लगता है, लेकिन रात को बहुत ही अजीब सा हो जाता है। सानिया ने आसमान की तरफ देखा। चांद मुकम्मल नजर आ रहा था, लेकिन उसकी रोशनी भी माहौल का सुकून न तोड़ सकी। यहाँ तो एक भी बंदा नहीं, सिक्योरिटी गार्ड भी शायद जा चुका है, सानिया ने कहा। दोनों ने होटल के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद हो चुका था और अंदर की रोशनियां मध्यम हो रही थी। लगता है हम आखिरी मेहमान थे, शाजिया ने हंसी के अंदाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में झिझक थी। सामने वाली सड़क पर एक पुरानी सी वैन खड़ी हुई नजर आई, जिसका शीशा टूटा हुआ था। गाड़ी के अंदर कोई मौजूद नजर नहीं आ रहा था। सानिया ने थोड़ा सा कदम पीछे किया। ये गाड़ी कब से यहाँ खड़ी है? पता नहीं, अभी तो नहीं थी। शाजिया ने ध्यान से देखा। एक लम्हे के बाद दूर से आती मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। मोटरसाइकिल आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आकर रुक गई। सवार ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। उनकी नज़रें बार बार लड़कियों पर रुक रही थी। शाजिया ने धीरे से कहा, काश भाई जल्दी आ जाए, कॉल करो दोबारा। शाजिया ने नंबर मिलाया, लेकिन कोई जवाब न मिला। अभी फ़ोन उठा नहीं रहा। उसी दौरान होटल के बराबर में बने छोटे से खुले प्लॉट से किसी के कदमों की आवाज़ आई। सानिया ने चौंक कर उधर देखा। एक साया दीवार के पीछे हिलता नजर आया, जैसे कोई उनकी तरफ झांक रहा हो। हमें यहाँ खड़ा नहीं रहना चाहिए, चलो थोड़ा आगे चलते हैं, शायद सड़क पर कोई आता जाता हो। दोनों आगे बढ़ने लगी। सड़क पर चलने के दौरान वो दोनों अपनी बातों में कम और इर्द गिर्द के माहौल पर ज्यादा नजर रखे हुए थी। कुछ फासले पर एक दुकान थी, लेकिन वो भी बंद पड़ी थी। यहाँ तो सिग्नल भी नहीं आ रहा, शाजिया ने फोन देखते हुए कहा। सड़क की दूसरी तरफ झाड़ियों में कुछ हरकत हुई, जैसे कोई जानवर या इंसान छुप कर देख रहा हो। सानिया ने कहा, मुझे लग रहा है हम वापस होटल की तरफ ही चलें, कम से कम वहाँ रोशनी तो है। वापसी पर जब वो दोबारा होटल के करीब पहुंची तो वो पुरानी वैन अब ज्यादा करीब नजर आने लगी। अचानक उसमें से एक दरवाजा खुला और एक मोटा सा आदमी बाहर निकला। उसकी चाल आहिस्ता थी, आंखों में अजीब सी चमक और मुंह में कुछ चबाने की आवाज आ रही थी। उसने बगैर पलक झपकाए दोनों को घूरना शुरू कर दिया। शाजिया ने जल्दी से सानिया का हाथ पकड़ा। यह हमें देख रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। वो कुछ कदम तेजी से चलती, लेकिन आदमी पीछे पीछे आ रहा था। फिर अचानक वो रुका और मोबाइल निकालकर कॉल करने लगा। ये क्या हो रहा है? सानिया ने थर थर कांपती आवाज में कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे वाकई डर लग रहा है, शाजिया ने जवाब दिया, इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाती। सड़क पर अब एक बड़ी काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 4 आदमी निकले। उनके चेहरों पर चादर लिपटी हुई थी। एक ने कहा, बहनों कहाँ जा रही हो? हम छोड़ देते हैं, आ जाओ गाड़ी में। दूसरे ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, ये तो बहुत मासूम लगती हैं, इनके लिए तो खास इंतजाम किया गया है। शाजिया और सानिया पीछे हटने लगी, लेकिन उनके रास्ते में वही मोटा आदमी आ गया। कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? पार्टी अभी खत्म नहीं हुई। सानिया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन एक शख्स ने आगे बढ़कर उनका मुंह दबा दिया। खामोश रहो, ज्यादा चीखा तो मसला बढ़ जाएगा। दोनों को जबरदस्ती गाड़ी की तरफ धकेला जाने लगा। शाजिया ने पैर मारने की कोशिश की, लेकिन फौरन उससे काबू कर लिया गया। सानिया के हाथ पैर कपकपा रहे थे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। गाड़ी का दरवाजा खोला गया और उन्हें अंदर धकेल दिया गया। अंदर अंधेरा था, गाड़ी का माहौल बदबू से भरा हुआ था। दरवाजे बंद हुए और गाड़ी तेजी से चल पड़ी। शाजिया और सानिया के हाथ मजबूती से पकड़े गए थे। शीशे काले थे, बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। हवा बंद थी, जैसे घुटन बढ़ती जा रही हो। पीछे बैठे 2 मर्दों में से एक मुसलसल मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। हाँ, माल ले लिया है, बस आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, तैयार रखना बंदोबस्त। दूसरे ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, लड़कियां नहीं हैं, अच्छी कीमत लगेगी, खास तौर पर ये छोटी वाली, बहुत साफ सुथरी लग रही है। सानिया ने घबरा कर शाजिया की तरफ देखा, जिसकी आंखें खौफ से खुली हुई थी। शाजिया धीरे से बोली, कोई रास्ता निकालना होगा, हम ऐसे नहीं जा सकते। सानिया ने आहिस्ता से कहा, खामोश रहो, सुन रहे हैं ये लोग, अभी कुछ भी करना खतरनाक हो सकता है। गाड़ी ने एक कच्चा रास्ता इख्तियार किया। झाड़ियों से टकरा कर गुजरती, धूल उड़ाती, दूर किसी सुनसान इलाके की तरफ जा रही थी। अचानक गाड़ी एक झटके से रुकी। ड्राइवर ने उतरकर पीछे का दरवाजा खोला और चीख कर कहा, निकालो इनको, अंदर ले जाओ। एक पुराना सा गेट खुला। अंदर एक बड़ी कोठड़ी नुमा इमारत थी। दीवारें खस्ता, बाहर कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक लाल बल्ब झूलता हुआ जल रहा था। इधर आओ, एक एक करके चलो। एक आदमी ने सानिया का बाजू खींचा और वो ठोकर खाती हुई अंदर दाखिल हुई। शाजिया को दूसरे ने धक्का दिया। दरवाजा बंद होते ही एक मोटी आवाज सुनाई दी, तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई मदद को आएगा? ये शहर नहीं, यहाँ हमारी मर्जी चलती है। कमरे में एक पुराना सोफा, 2 कुर्सियों के टुकड़े और फर्श पर गर्दो गुबार बिखरा था।
दीवारों पर खराशों जैसे निशान थे। एक कोने में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था जो मुसलसल उनकी तरफ घूम रहा था। एक बूढ़ी औरत अंदर आई। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें 2 गिलास पानी और एक पुराना कंबल था। इधर बैठो और ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, शाजिया ने कांपते हुए कहा। हमें जाने दो, हम तुम लोगों को कुछ नहीं कहेंगे, बस छोड़ दो। औरत ने हंसी में कहा, अब यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तुम लोग तो बस सौदा हो और सौदे कभी वापस नहीं जाते। दरवाजा बंद हुआ, बाहर ताला लगा दिया गया। सानिया ने दीवार से टेक लगाते हुए कहा, यह सब ख्वाब लग रहा है। शाजिया ने अपने बैग की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन बैग उनसे पहले ही ले लिया गया था। मेरे पर्स में मोबाइल था, शायद वो अभी भी मेरे पास हो। सानिया ने जल्दी से अपनी जेब चेक की, लेकिन सब खाली था। वो सब कुछ ले चुके थे। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। कमरे की छत पर एक पुराना पंखा लगा था जो हल्की हल्की आवाज के साथ घूम रहा था, जैसे वक्त की रफ्तार को सुस्त कर रहा हो। दीवार के साथ एक छोटी सी खिड़की थी जिस पर आहनी सलाखें लगी हुई थी। बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ देर के बाद एक लड़का आया जिसकी उम्र शायद 17 या 18 साल होगी। उसने कहा, मैडम बुला रही हैं, पहले तुम। शाजिया ने पीछे हटते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो हमें, नखरे बाद में दिखाना, चल ज्यादा तमाशा न बना। वो गुस्से से आगे बढ़ा। शाजिया की कलाई पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाया गया। उसकी चीखें सुनाई दी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी दूर हो गई। सानिया अकेली रह गई। उसने दीवार के कोने में बैठकर घुटनों में मुंह छुपा लिया। एक कोने में कीड़ा रेंग रहा था, मगर वो अब हर चीज से बेपरवाह हो चुकी थी। कुछ ही देर में एक और औरत अंदर आई जिसके हाथ में मेकअप का सामान था। तैयार हो जाओ, तुम्हारी भी बारी आ गई है। ज्यादा हिलने जुलने की जरूरत नहीं, हम खुद सब कर देंगे। सानिया ने नफी में सर हिलाया, मुझे कुछ नहीं करवाना, चुपचाप बैठ जा, वरना हम तरीके भी जानते हैं और ताकत भी रखते हैं। औरत ने उसका हाथ जोर से पकड़ा और चेहरे पर पाउडर लगाने लगी। तुम्हें पता भी है तुम कितनी कीमती हो। तुम्हारे जैसी लड़कियां नायाब होती हैं और खरीदारों की लाइन लगी रहती है। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आई। कोई मर्दाना आवाज कह रही थी, जल्दी करो, साहब आ रहे हैं। सानिया ने आंखें बंद कर ली। वक्त थम गया और सांस घुटने लगी थी। कमरे की दीवार से सर टिकाकर सानिया आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक दरवाजा खुला। 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। एक ने फौरन उसके हाथ जकड़ लिए, दूसरा उसकी आंखों पर काले कपड़े की पट्टी बांधने लगा। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? सानिया ने मुजाहिमत की, मगर वो दोनों मजबूत थे। ज्यादा चीखी तो बुरा होगा, चुपचाप चलो, एक ने सख्त लहजे में कहा। पट्टी बांधते ही वो दुनिया अंधेरे में डूब गई। आंखें बंद थी, लेकिन दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। शाजिया को पहले ही बाहर ले जाया जा चुका था और अब सानिया की बारी थी। उन्हें कमरे से निकालकर एक तवील राहदारी से गुजारा गया। फिर एक कमरे में दाखिल होकर उसे जबरदस्ती फर्श पर बिठा दिया गया। पट्टी नहीं खोली गई, सिर्फ दरवाजा बंद हुआ और ताला लगने की आवाज आई। कमरे में अजीब सी बू थी, शायद बंद, गंदे कपड़ों या किसी पुराने फर्नीचर की। सानिया ने सर झुकाकर अपने हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें किसी प्लास्टिक की रस्सी से मजबूती से बांधा गया था। दूसरी तरफ शाजिया के भाई की गाड़ी अभी भी रास्ते में बंद पड़ी थी। उसने बार बार कॉल की, लेकिन कोई जवाब न मिला। इंजन बार बार स्टार्ट करने की कोशिश के बाद भी नहीं चला। आखिर वो बाहर निकला, टूल से बोनट खोला और कोशिश करने लगा। यार आज ही खराब होनी थी, वो खुद से बड़बड़ा रहा था। उसने राह चलते एक मोटरसाइकिल वाले से मदद मांगी। भाई, करीबी वर्कशॉप कहाँ है? गाड़ी बंद हो गई है, बहन को लेने जाना था। मोटरसाइकिल वाले ने पता बताया। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस वक्त तो वो भी बंद होगी। शाजिया का भाई बहुत परेशान हो गया। वक्त तेजी से निकल रहा था और हर लम्हा दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर उसने तय किया कि पैदल ही निकल पड़े। मोबाइल पर शाजिया को कॉल करता गया, लेकिन हर कॉल नाकाम, सिग्नल कमजोर। शायद इलाके की नेचर ही ऐसी थी। वो होटल के करीब पहुंचा तो सन्नाटा था। बाहर की रोशनी बुझ चुकी थी, दरवाजा बंद और सिक्योरिटी गार्ड भी गायब था। शाजिया, उसने बुलंद आवाज में पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने पार्किंग का जायजा लिया। एक कोने में सानिया का पर्स पड़ा था, साथ ही शाजिया का दुपट्टा जमीन पर गिरा हुआ था। उसने झुककर उठाया और फौरन समझ गया कि कुछ गलत हो चुका है। या अल्लाह, खैर, ये कहाँ चली गई? उसी वक्त एक राहगीर से पूछा, भाई यहाँ कुछ लड़कियां थी, देखा उन्हें? मर्द ने लापरवाही से कहा, नहीं, मैं तो अभी ही इधर से गुजर रहा हूँ। वहीं एक और शख्स से बात की, क्या यहाँ किसी ने गाड़ी रोकी? कुछ अजीब देखा? जी, थोड़ी देर पहले एक काली गाड़ी गई है, लेकिन पता नहीं किसकी थी। शाजिया के भाई ने फौरन पुलिस को कॉल करने की कोशिश की,
लेकिन सिग्नल फिर से गायब। वो बाहर निकलकर करीबी इलाके में पहुंचा जहां सिग्नल आया और फिर पुलिस को इत्तला दी। उधर सानिया अब भी बंद कमरे में मौजूद थी। अचानक दरवाजा खुला और किसी ने उसके हाथों की रस्सी खोली, मगर पट्टी नहीं हटाई। उठो, चलना है। कहाँ? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बस सीधी चलो वरना धक्का दूंगा। उसे एक और कमरे में ले जाया गया और एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। वहां भी मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ दूर से एक रेडियो पर कोई पुरानी फिल्मी गाना बज रहा था। किसी ने उसके सामने खड़े होकर कहा, अब तुम हमारे काबू में हो, ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो, तुम्हें जहां भेजेंगे वहां जाना है। सानिया ने पट्टी के पीछे से रोकते हुए कहा, खुदा के लिए हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये दुनिया लेन देन की है बीबी, तुम्हें बेचा जाएगा, तुम इसके बदले रकम हो, बस इतना समझ दो। कमरे का दरवाजा फिर से बंद हुआ और बाहर ताला लगा दिया गया। रात गुजर रही थी। कमरे के अंधेरों में कैद दोनों लड़कियां अपनी सांसें गिन रही थी और बाहर किसी को खबर ही नहीं थी कि वो कहाँ और किस हाल में है। कमरे का दरवाजा एक बार फिर खुला। दरवाजे के पीछे वही औरत खड़ी थी जो पहले भी अंदर आई थी, मगर इस बार उसके साथ एक नौजवान लड़का भी था। उसके हाथ में एक रस्सी थी, जैसे किसी जानवर को बांधने की तैयारी कर रहा हो। इसे ले जा, वक्त हो गया है। औरत ने इशारा किया। शाजिया, जो कमरे के एक कोने में सिमटी बैठी थी, फौरन पीछे हटने लगी। मुझे मत लेकर जाओ प्लीज, खुदा के लिए, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, चल। खामोशी से। लड़के ने आगे बढ़कर उसका बाजू जोर से पकड़ा। सानिया देखती रही, कुछ कर नहीं सकती थी। शाजिया की चीख सुनाई दी, सानिया कुछ करो प्लीज। लेकिन सानिया पत्थर बनी बैठी रही। औरत ने एक जोरदार थप्पड़ मारकर शाजिया का मुंह बंद किया और दरवाजे से बाहर निकल गई। चलने में बाद दरवाजा बंद हुआ। खामोशी छा गई। कमरे में अब सिर्फ सानिया थी, मगर उसकी नजरों का मरकज अब शाजिया का छोटा सा पर्स था जो जल्दी में फर्श पर गिर गया था। वो आहिस्ता से झुकी, पर्स को खींचा और उसे खोला। अंदर एक छोटा सा सफेद प्लास्टिक का डब्बा था जिस पर दवा का लेबल चस्पा था, क्लोज़ापाइन, हैवी डोज, साइकियाट्रिक यूज ओनली। ये दवा शाजिया अक्सर साथ रखती थी। एक बार उसने बताया था, ये गोलियां सिर्फ मेरी बीमारी के लिए हैं, अगर कोई आम बंदा खा ले तो खतरनाक हो सकता है। सानिया ने गोलियां देखी, छोटी छोटी सफेद टैबलेट्स। उसने वो डब्बा वापस बंद किया और चादर में छुपा लिया। दरवाजे की तरफ देखकर उसने सोचा, अगर इन दरिंदों से बचने का कोई रास्ता है तो शायद यही दवा हो। कमरे में अब भी रोशनी मध्यम थी। पंखा घूम रहा था, मगर गर्मी बढ़ने लगी थी। फर्श पर झाड़ू का काम कब का हुआ था। गर्दो गुबार उसके कपड़ों से चिपक चुका था। आधे घंटे के बाद दरवाजे के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। सानिया फौरन सीधी होकर बैठ गई, लेकिन चादर में दवा के डब्बे को मजबूती से पकड़े रखा। वो औरत दोबारा अंदर दाखिल हुई। इस बार वो तन्हा थी। चलो, तुम्हारी भी बारी आ गई है, तैयार हो जाओ। सानिया ने कुछ न कहा, बस नजरें नीचे किए बैठी रही। नखरे छोड़ो, तुम्हें अच्छे से तैयार करके ले जाया जाएगा। किसी बड़े आदमी का ऑर्डर है, तुमसे खुश होगा तो हमें अच्छी कीमत मिलेगी। वो औरत हंसी। सानिया आहिस्ता से उठी। दवा का डब्बा उसने चादर के अंदर कमर के करीब बांध लिया ताकि किसी को नजर न आए। उसके बाद वो औरत के पीछे चल पड़ी। ये रास्ता पहली बार था जो वो देख रही थी। छोटे छोटे कमरों के दरवाजे बंद थे। कुछ दरवाजों के पीछे से सिसकियां सुनाई दे रही थी। एक जगह से जोर जोर से हंसी की आवाज आई। शायद किसी और लड़की के साथ दरिंदगी हो रही थी। आखिरकार वो एक बड़े कमरे में दाखिल हुई। वहां एक ड्रेसिंग टेबल, आईना और कुछ कपड़े रखे हुए थे। ये पहन लो, फिर बाल संवारेंगे। औरत ने एक मुख्तसर लिबास सामने रख दिया। मैं ये नहीं पहनूंगी। सानिया ने साफ इनकार किया। तो फिर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। औरत ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ा। सानिया पीछे हटी। ठीक है, खुद पहन लेती हूँ। उसने वो लिबास उठाया, मगर साथ ही वो दवा का डब्बा आहिस्ता से जमीन पर गिराकर कमर के पीछे छुपा लिया। जब औरत बाल बनाने में मसरूफ हुई, शाजिया ने आहिस्ता से दवा का एक कैप खोला और 3 गोलियां अपनी मुट्ठी में दबा ली। क्या तुम्हें पता है तुम कितने खुशकिस्मत हो? तुम्हें वो आदमी देखेगा जो सिर्फ अमीर लड़कियों को पसंद करता है। अगर मैं मर जाऊं तो? सानिया ने अचानक पूछा। क्या बकवास कर रही हो? मौत यहाँ इतनी आसान नहीं जो एक बार आ जाए। वो या बिकती है या बिखरती है। ये कहते ही वो औरत बाहर चली गई। सानिया के पास चंद मिनट थे। उसने 3 गोलियां मुंह में रखी, चादर के नीचे से पानी की बोतल निकाली जो पहले से कमरे में रखी थी और तेजी से निकल ली। उसके बाद वो कपड़े पहनकर बैठी रही। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। सर्दी के बावजूद पसीना निकल रहा था। जबान सूखने लगी थी। आंखों के सामने धुंध छाने लगी। या अल्लाह, अगर यही निजात है तो आसान बना देना। उसने आंखें बंद करके कहा।
कमरे का दरवाज़ा खुला। 2 फर्द अंदर दाखिल हुए। चलो, अब तुमसे मुलाकात करवाई जाएगी। साहब का मूड बहुत अच्छा है। सानिया लड़खड़ाते कदमों से उठी। दवा ने आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। सानिया को 2 अफराद ने बाजू से थाम रखा था। वो बमुश्किल अपने कदमों पर चल रही थी। जिस्म का तवाजुन बार बार बिगड़ रहा था, लेकिन वो उसे थामे रखे थे। दवा ने आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू कर दिया था, मगर उन्होंने अभी तक इस तब्दीली को महसूस नहीं किया था। वो उसे एक नए कमरे में ले आए। ये जगह पहले से मुख्तलिफ थी। साफ सुथरा फर्श, हल्की खुशबू और एक कोने में रखा सोफा। दीवार पर एक बड़ी पेंटिंग और सामने शीशे की मेज पर 2 गिलास और एक मशरूब की बोतल रखी थी। यह रहा VIP रूम। एक आदमी ने कहा, यहाँ सिर्फ खास मुलाकातें करवाई जाती हैं। सानिया को सोफे पर बिठाया गया। वो औरत जो हर बार उसे हिदायत देती थी अब भी वहाँ मौजूद थी। इस बार वो कुछ ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी, जैसे कोई बड़ा सौदा होने वाला हो। अब तुम बस यहाँ बैठी रहो, कुछ ही देर में हमारा खास ग्राहक आ रहा है। सानिया ने सर झुकाकर कहा। कौन? औरत ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। असफंद यार, नाम सुना होगा। सानिया खामोश रही। सानिया ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगलियों को मुट्ठी में दबा लिया। दवा की वजह से उसकी हथेलियों में पसीना था। धड़कन बेतरतीब और सांस कुछ भारी महसूस होने लगी थी। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। औरत ने तेजी से अपनी साड़ी संवारी और दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। अंदर हल्की सी रोशनी मौजूद थी और सोफे पर बैठे वजूद पर वो चादर अब भी पूरी तरह लिपटी हुई थी। एक बार फिर वही महक, वही शराब की बू और वही घुटन ज़्यादा खामोशी कमरे में भरने लगी। असफंदियार ने कदम अंदर रखा। हाथ में बोतल थी और आंखों में गुस्से की झलक। अब इतनी देर से यहाँ बैठी हो और एक लफ्ज़ नहीं बोला। वो सीधा सानिया की तरफ बढ़ा। मैं यहाँ मज़े के लिए आया हूँ, लेक्चर सुनने नहीं। सानिया का जिस्म हल्का सा हिला, जैसे वो उसकी आवाज़ से आशना हो, मगर इस बार उसकी आंखें मुकम्मल बंद थी। चेहरा नीचे झुका हुआ था। असफंदियार ने बोतल टेबल पर रखकर एक गहरा घूंट लिया और सामने कुर्सी पर बैठ गया। यहाँ सब लड़कियाँ रोती हैं पहले दिन। तुम कोई ख़ास नहीं हो। हर नई लड़की यही ड्रामा करती है। मुझे जाने दो, मैं मासूम हूँ, ज़बरदस्ती आई हूँ, जैसे मुझे उनके दिल की सच्चाई सुननी है। वो कहका लगाकर हंसा और उसके बाद सिगरेट सुलगा लिया। धुआं कमरे में फैलने लगा। तुम खामोश हो, अच्छा है, कम से कम चीखने का झंझट नहीं है। लेकिन ये चादर क्यों? दिखाओ तो सही, इतना छुपा क्यों रखा है खुद को? उसने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया और चादर को थोड़ा सा हटाने की कोशिश की। सानिया के हाथ बेजान हो चुके थे। उसका चेहरा मुकम्मल साकत था, जैसे कोई गहरी नींद में हो या जैसे सांसों का रिश्ता कमज़ोर पड़ चुका हो। अबे ये क्या? असफंदियार ने फौरन हाथ खींचा। सानिया के हाथ बेजान हो चुके थे। उसका चेहरा मुकम्मल साकत था, जैसे कोई गहरी नींद में हो या जैसे सांसों का रिश्ता कमज़ोर पड़ चुका हो। अबे ये क्या? असफंदियार ने फौरन हाथ खींचा और गौर से उसे देखा। सो गई हो? ऐसे? मैं आया भी नहीं और तुम गायब। वो खड़ा हुआ, बोतल दोबारा हाथ में ली और फर्श पर चहलकदमी करने लगा। तुम जैसी लड़कियों की आंखों में अक्सर धोखा होता है। बाहर मासूम, अंदर बाजार की होशियारी, लेकिन तुम कुछ अलग लग रही हो। शायद ज़्यादा नाजुक हो या शायद ज़्यादा डरी हुई। वो पलटा, दोबारा सानिया के करीब आया और एक बार फिर चादर को हटाने लगा। अब बहुत हो गया, दिखाओ अपना चेहरा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मेरे एक इशारे पर ये लोग दुनिया उधेड़ सकते हैं। तुम कोई स्पेशल नहीं। चादर धीरे धीरे उसके हाथ में आ गई। उसने उसे पूरी तरह से हटाया। पहला लम्हा साकत गुजरा, फिर जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली हो। चेहरा, वो चेहरा जो उसकी आंखों के सामने था, वो महज एक लड़की का चेहरा नहीं था। वो उसकी अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा टुकड़ा था जो कभी माँ की गोद में हंसता था, कभी उसके गले लगकर चॉकलेट मांगता था, कभी उसके स्कूल बैग में टिफ़िन रखकर उसको शुक्रगुजार नज़रों से देखता था। ये नहीं। असफंदियार पीछे हट गया। उसके हाथ से बोतल गिर गई और फर्श पर टूट गई। ये मेरी बहन? नहीं, ये झूठ है। उसने दोनों हाथों से अपना सर थामा और चीख कर ज़मीन पर बैठ गया। ये वो नहीं हो सकती। ये तो सानिया तो घर में है। वो ये कैसे हो सकता है? उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, सांस तेज और दिमाग उलझता जा रहा था। वो बार बार अपना चेहरा झटकता, खुद को थप्पड़ मारता जैसे ये ख्वाब हो और वो जाग जाए, लेकिन हर बार वही चेहरा, वही खामोशी, वही सर्द हाथ उसे हकीकत की तरफ खींच लेते। अम्मी ने कहा था बहन की इज्जत का ख्याल रखना। सानिया ने मेरी हर गलती छुपाई थी।
वही बहन जो रात को खाना लेकर आती थी जब सब घर वाले नाराज होते थे। उसने जमीन पर हाथ मारा और चिल्लाते हुए कहा, मैंने क्या कर दिया? ये कैसा अंजाम है? मैं दरिंदा बन गया हूं। दरवाजे पर दस्तक हुई। साहब, वक्त खत्म हो गया। असफंदियार ने जोर से चीखा, कोई अंदर ना आए, दूर रहो सब। कमरे में फर्श पर बोतल का शीशा बिखरा था। सिगरेट का धुआं अब भी फिजा में तैर रहा था और चादर एक बार फिर सानिया के चेहरे पर खुद ब खुद वापस जा रही थी, जैसे खुद उसका वजूद असफंदियार की निगाहों से छुपना चाहता हो। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था। अगर एक लम्हा पहले पता चल जाता, मैं तुम्हें बचा लेता, मैं सब कुछ छोड़ देता। उसकी आवाज धीरे धीरे रोती हुई कराहत में बदल गई। वो अब फर्श पर बैठा था, उस चादर को बार बार थाम रहा था, जैसे उससे माफी मांग रहा हो। कमरे की घड़ी एक एक सेकंड का बोझ उस पर डाल रही थी। दरवाजे के बाहर गार्ड अभी भी मौजूद थे, लेकिन अंदर का कर्ब सिर्फ वही जान सकता था जिसने अपनी बहन को खुद के गुनाहों में दफन होते देखा था। दरवाजा बंद था। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। एक तरफ सोफे पर सानिया चादर में लिपटी बैठी थी, दूसरी तरफ असफंदियार कुर्सी पर झुका हुआ दोनों हाथों में सर थामे बैठा था। एक लम्हे के लिए वो चेहरा उसकी आंखों से हट ही नहीं रहा था। वो अब भी खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये वो सानिया नहीं हो सकती, लेकिन दिल हर बार झूठा साबित हो रहा था। सानिया के जिस्म में अब भी मामूली सी जुम्बिश बाकी थी। वो मुकम्मल बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन दवा का असर तेजी से बढ़ रहा था। उसने होंठ हिलाए। आवाज बहुत मध्यम थी, मुझे यहां से जाना है। असफंदियार ने सर उठाया, सानिया? लेकिन सानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसकी नजर मेज पर पड़ी पानी की बोतल पर गई, फिर उसकी मुट्ठी में दबी गोलियों की खाली पट्टी पर। शाजिया की दी हुई दवा, आखिरी सहारा। क्या तुम मुझे पहचानते हो? सानिया ने हिम्मत करके पूछा, जैसे अपनी शनाख्त की आखिरी तस्दीक चाहती हो। असफंदियार ने सिर्फ उसे देखा, जबान से कुछ न कह सका। उसकी आंखें अब भी साकत थी। सानिया को जवाब ना मिलने पर सब कुछ वाजे हो गया। वो जान चुकी थी कि इस कमरे में मौजूद शख्स उसकी कोई मदद नहीं करेगा। जिसके सामने वो बैठी है वो कोई अजनबी नहीं, बल्कि वही है जिसने अपने फायदे के लिए हर हद पार की। अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। उसने आहिस्ता से चादर के अंदर हाथ डालकर बची हुई गोलियां निकाली। 3 नहीं, इस बार सारी, जितनी बची थी सारी मुट्ठी में दबा ली। मेज से पानी की बोतल उठाई, कैप खोला और गोलियां एक एक करके निकलना शुरू कर दी। पहली, दूसरी, तीसरी और फिर पूरी मुट्ठी। असफंदियार ने चौंक कर देखा, ये क्या कर रही हो? जो तुम नहीं कर सके मैं खुद कर रही हूं। सानिया की आवाज धीमी मगर वाजे थी। रुक जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। असफंदियार ने आगे बढ़ने की कोशिश की। सानिया ने उसे हाथ से रोक दिया। नहीं, अब वक्त गुजर चुका है। वो अंदर जा चुकी थी। पानी की बोतल उसके हाथ से गिर गई। दवा अंदर जा चुकी थी। पानी की बोतल उसके हाथ से गिर गई। उसने आंखें बंद कर ली और सोफे के पुष्ट से टेक लगा ली। तुम्हें क्या लगता है मैं रोज ऐसे लोगों से नहीं निमटता? मुझे पता चलता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच, लेकिन तुम कुछ और निकली। असफंदियार पीछे हट गया। कुछ लम्हे गुजरे, फिर सानिया के जिस्म ने झटके खाने शुरू किए। पहले उंगलियां करने लगी, फिर होंठ नीले होने लगे, चेहरे पर पसीना, आंखें आधी खुली और होंठों से झाग निकलना शुरू हो गया। ये क्या? असफंदियार पीछे हटते हुए दीवार से जा लगा। किसी को बुलाओ। वो चीख कर दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर वो बंद था। दरवाजा खोलो, अंदर इमरजेंसी है, वो चीखा। बाहर से कोई आवाज नहीं आई। वो दोबारा पलटा। सानिया अब फर्श पर गिर चुकी थी। उसके हाथ बेजान हो चुके थे और चेहरे पर पुरसुकून सी लहर फैल रही थी, जैसे दर्द की आखिरी हद भी वो पार कर चुकी हो। असफंदियार उसके करीब आया, उसके चेहरे को छुआ। ठंडा, सर्द, बेजान। सानिया, मेरी बहन, प्लीज उठो। वो बार बार उसे झंझोड़ने लगा, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। दरवाजा फिर जोर जोर से पीटा। किसी को बुलाओ, डॉक्टर, कुछ भी। बाहर से किसी ने कहा, साहब क्या हुआ? लड़की मर रही है, फौरन अंदर आओ। चंद सेकंड के बाद दरवाजा खुला। 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। एक ने झुककर नब्ज चेक की, दूसरे ने आंखों की हालत देखी। सर, लगता है इसने कुछ जहरीला खा लिया है। क्या तुम लोग इसे जबरदस्ती लाते हो और फिर देख भी नहीं सकते कि वो जिंदा है या मर गई? हमें नहीं पता साहब, वो तो बस तैयार की गई थी। बाकी बकवास बंद करो और एम्बुलेंस बुलाओ। सर, यहाँ आसपास कुछ नहीं है, ये तो खुफिया लोकेशन है। तुम लोगों ने ये सब किया है, अब भुगतो। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो तुम सबको नहीं छोड़ूंगा।
एक शख्स ने हिचकिचाते हुए पूछा, ये आपकी बहन है? असफंदियार खामोश हो गया, नजरें नीचे कर ली, फिर आहिस्ता से बोला, हाँ मेरी ही बहन है। कमरे में सब खामोश हो गए। सानिया अब हरकत नहीं कर रही थी। एक सर्द हवा का झोंका खिड़की से अंदर आया और वो चादर एक बार फिर उसके चेहरे पर आ गिरी, जैसे खुद उसकी रूह ने खुद को ढांप लिया हो। असफंदियार ने वो चादर उठाकर उसे एहतियात से उड़ाया और जमीन पर बैठकर उसका हाथ थाम लिया। मैं देर से पहुंचा, बहुत देर से। कमरे की रोशनी मध्यम थी। दीवार के साथ टेक लगाए बैठा असफंदियार बार बार अपने हाथों को देख रहा था। उन हाथों पर अब भी सानिया की सांसों की नमी महसूस हो रही थी, लेकिन वो नमी खत्म हो चुकी थी। वजूद साकत था, जाग अब जम चुकी थी और चादर ऐसे ही उसके चेहरे पर रखी थी जैसे माँ कभी रात को अपने बच्चों पर डाल दिया करती थी। पास खड़े दो आदमी खामोशी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में न थी। असफंदियार ने आहिस्तगी से हाथ बढ़ाया, चादर के एक कोने को थामा और झिझकते हुए उसे हटाया। पहले माथा नजर आया, वही माथा जो बचपन में माँ चूमा करती थी। फिर आंखें, वही आंखें जो स्कूल के पहले दिन रोती थी। फिर चेहरा, मुकम्मल चेहरा। चेहरा सामने आते ही जैसे पूरा कमरा घूमने लगा। असफंदियार पीछे हटा, दोनों हाथों से मुंह ढांपा और उसकी आंखें एक ही जगह टिक गईं। उसकी आवाज़ जैसे सीने में कहीं फंस गई थी। वो दोबारा आगे बढ़ा, चेहरा करीब से देखा, उंगली से उसकी कनपट्टी को छुआ। ये कैसे हो सकता है? उसने लड़खड़ाते हुए इर्द गिर्द देखा, जैसे कोई उसे बता दे कि ये ख्वाब है, लेकिन ख्वाब नहीं था। ये मेरी सानिया। पास खड़े आदमियों में से एक ने सर झुकाकर कहा, साहब हमें नहीं पता था कि ये लड़की। चुप रहो, असफंदियार ने चीख कर कहा, तुम जानते हो ये कौन है? ये वही है जिसके लिए मेरी माँ रो रो के सोती थी। ये वही है जो जब मैं घर देर से आता तो सबके दरवाजे बंद करने के बाद मेरा खाना रखती थी। उसके अल्फाज लरसते जा रहे थे। ये मेरी बहन है, सानिया, वही सानिया जिसे मैंने आखिरी बार 2 साल पहले देखा था, जब मैंने इसे कहा था कि मुझे अपनी जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने अपनी जिद के खातिर माँ को छोड़ा, घर छोड़ा। वो जोर से जमीन पर बैठ गया, दोनों हाथों से सर थाम लिया। मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये सब कुछ मुझे अपनी बहन पर खत्म करना पड़ेगा। फिर उसने वो चादर दोबारा उठाई और आहिस्ता से सानिया के चेहरे को ढांप दिया। तुम्हें मैंने पहचाना क्यों नहीं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब तुम्हारी आवाज़ सुनी तो दिल ने पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? क्या मैं इतना बदल गया हूं कि अपनी बहन की सच्चाई को भी झुठला दूं? दीवार पर लटकी घड़ी का कांटा मुसलसल आगे बढ़ रहा था। वक्त थम नहीं रहा था, लेकिन असफंदियार के अंदर सब कुछ रुका हुआ था। याद है सानिया, जब अब्बू ने मुझे घर से निकाला था तो तुम ही वो पहली थी जिसने मेरा बैग पैक करके बाहर देकर कहा था, भाई जहां भी जाना मुझे फ़ोन ज़रूर करना। उसने जेब से पुराना फ़ोन निकाला, ऑन करके कॉल लॉग चेक किया। वह आखिरी नंबर सानिया का था। तारीख थी 2 हफ्ते पहले की। ये तुमने की थी? तुम्हें कैसे पता चला था कि मैं कहाँ हूँ? या तुम सिर्फ किसी आम दिन की तरह मुझे याद कर रही थी? फिर उसने पास खड़े मुलाजिम से कहा, तुम लोग इसे कहाँ से लाए? किसने बताया था कि वो दस्तयाब है? साहब हमें सिर्फ ऑर्डर मिला था, कहा गया था कि नई लड़कियां चाहिए। वो होटल के बाहर मिली, नाम नहीं बताया गया, सिर्फ तस्वीर आई थी। हमने वही पकड़ी जो तस्वीर से मिलती थी। असफंदियार ने जोर से कुर्सी पर हाथ मारा। तस्वीर? तुम लोग अब लड़कियों की शनाख्त भी पैसों से खरीद लेते हो? किसी को परवाह नहीं कि वो किसकी बेटी है? नहीं साहब, हम बस ऑर्डर। चुप, अब जो होगा उसका हिसाब मैं दूंगा। तुम सबकी रिपोर्ट मैं खुद करूंगा। उसने कमरे के कोने में जाकर संदूक खोला। अंदर कुछ नोट्स, रसीदें और चंद तस्वीरें थी। उसने सब बाहर निकाल कर फेंक दी। ये जो मैंने कमाए, ये सब खून के पैसे हैं, और आज मुझे समझ आया कि खून किसका था। दरवाजे के बाहर किसी ने आकर बताया, साहब पुलिस बाहर है, शायद इत्तला मिल चुकी है, उन्हें अंदर लाओ। लेकिन साहब आप? मैं खुद उनका सामना करूंगा। मैं अपने हाथों से अपनी बहन को दफन करूंगा और इन्हीं हाथों से ही अपने गुनाहों की सजा लिखूंगा। उसने आखिरी बार चादर को सीधा किया, सानिया के माथे पर हाथ रखा और कहा, मैं देर से पहुंचा बहन, बहुत देर से, लेकिन अब मैं भागूंगा नहीं। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, जैसे हर कदम के साथ वो खुद को माजी की आग में फेंक रहा हो। कमरे में सिर्फ एक वजूद रह गया था, चादर में लिपटी वो लड़की जो सबकी नज़रों में आम थी, मगर असफंदियार के लिए वो उसकी दुनिया थी, और अब वही दुनिया उसके हाथों ख़त्म हो चुकी थी। दरवाज़ा खुलते ही पुलिस अंदर दाखिल हुई
अफसर ने कमरे का जायजा लिया। फर्श पर फैला हुआ शीशा, खाली बोतल, दवा की पट्टियां और चादर में लिपटा हुआ लड़की का जिस्म। मंजर बोल रहा था कि यहाँ कुछ आम नहीं था। यहाँ क्या हुआ है? एक अफसर ने पूछा। असफंदियार ने सर झुकाए कहा, सब कुछ मेरे हाथों हुआ है। अफसर ने करीब आकर पूछा, कौन थी ये लड़की? असफंदियार ने खामोशी से चादर थोड़ी सी सरकाई और बोला, मेरी बहन। पुलिस वाले कुछ देर साकत रहे। आपने खुद हमें बुलाया था? हाँ, क्योंकि अब मैं भागना नहीं चाहता था, बहुत भाग चुका। पुलिस ने कमरे को सील करने की हिदायत दी और लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल करने का इंतजाम शुरू हुआ। असफंदियार एक कोने में बैठा देखता रहा, जैसे वो अपनी जिंदगी की आखिरी फिल्म का इख्तिताम देख रहा हो। जब पुलिस गाड़ी में बिठाने लगी तो एक अफसर ने पूछा, केस में क्या लिखा जाए? अगवा, कत्ल या खुदकुशी की साजिश? असफंदियार ने नजरें जमीन पर गाड़ते हुए कहा, सब कुछ, जो भी सजा बनती हो लिख लो, लेकिन एक चीज जरूर लिखना, मैं मुजरिम सिर्फ इस दिन का नहीं, 3 साल का हूं। गाड़ी के शीशे से बाहर आसमान अंधेरे में गुम हो चुका था। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। असफंदियार ने आंखें बंद की और जहन में वो लम्हा लौट आया जब पहली बार वो घर से निकला था। मैं तुम्हें घर से निकाल रहा हूं जब तक तुम अपने आप को सुधार नहीं लेते। बाप की आवाज अब भी कानों में गूंजती थी। मैं क्या कर लूं अगर मुझे तुम्हारे उसूलों की जिंदगी नहीं जीनी? यह असफंदियार का वो जुमला था जिसने सारा दरवाजा बंद कर दिया था। निकाले जाने के बाद वो सीधा गया अपने दोस्त नदीम के पास। वही नदीम जो गली में नशा बेचता था, जिसके साथ मोहल्ले के बड़े लड़के बैठा करते थे। अब क्या करेगा यार? नदीम ने पूछा था। जो भी होगा कम से कम घर वालों की पाबंदियों के बगैर होगा। पहले छोटे मोटे काम किए, गलियों में पार्सल पहुंचाने, फिर गैर कानूनी चीजों की डील। पैसा बहुत है इस काम में, दिन के दिन और रात की गाड़ी, बस जबान बंद रखनी होती है, नदीम ने कहा। रफ्ता रफ्ता वो अंदर धंसता गया। पैसों के लिए वो हर काम किया जो एक आम इंसान सिर्फ सोच सकता है। मोबाइल छीनना, फ्लैट्स पर छुपकर औरतों का कारोबार करना, कम उम्र लड़कियों को बहला फुसलाकर होटल पहुंचाना, ये सब आदत बन जाएगा, बस पहली बार आंख बंद करनी होती है। ये जुमला नदीम अक्सर कहता था। पहली बार आंख बंद की, फिर दिल भी। एक दिन एक होटल में लड़की चीखने लगी, मुझे जाने दो, मेरी इज्जत है। असफंदियार ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, इज्जत उनकी होती है जो उसे बचा सके, वरना बस जिस्म रह जाता है। उन दिनों वो अक्सर नशे में धुत होकर सोता था। सिगरेट, शराब और औरतें जिंदगी का मामूल बन चुका था। कभी कभार बहन का ख्याल आता, मगर वो फौरन झटक देता। घर की बातें मत सोचा कर, कमजोर बना देती हैं, नदीम ने एक दिन समझाया था। अब उसे लगता था कि शायद उसने खुद को मुकम्मल खो दिया है, मगर सच ये था कि वो हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा मार रहा था। उसकी नज़रों के सामने अब वो गली आई जहां बचपन में साइकिल चलाना सीखा था। वही छोटा सा मैदान जहां सानिया उसकी साइकिल के पीछे भागती थी। भाई गिर न जाना। असफंदियार ने आंखें खोली। गाड़ी थाने के गेट पर पहुंच चुकी थी। उसे उतारा गया। पुलिस इंचार्ज ने पूछा, क्या वाकई ये सब खुद मान रहे हो? हमारे पास सबूत भी आ सकते हैं, तुम्हारे खिलाफ गवाह भी, फिर पीछे मत हटना। असफंदियार ने सीधे खड़े होकर कहा, मैं नहीं हटूंगा, क्योंकि अब सजा से नहीं गुनाहों से डर लगता है। उसे हवालात में बंद किया गया। दीवार पर जाली के पीछे से आसमान का एक टुकड़ा नजर आ रहा था। उसने सर ऊंचा किया और आहिस्ता से कहा, सानिया, शायद तुम्हें इंसाफ मिल जाए, लेकिन तुम्हारा भाई आज मर गया। चंद लम्हे वो जमीन पर बैठा, दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर चुका था। हवालात की सलाखों से निकलती धूप की किरण सीधी असफंदियार के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुली। रात शायद जा चुकी थी, मगर दिल में अब भी अंधेरा था। पास ही दीवार पर किसी ने नाखूनों से तारीख खोद रखी थी। एक पुराना कैदी शायद रोज रात को दिन गिनने के लिए यह हुनर अपनाता रहा हो। असफंदियार ने उस तारीख को गौर से देखा। वो तारीख थी जिस दिन वो घर छोड़कर गया था। इत्तेफाक था या कुदरत का हिसाब? थाने के एक सिपाही ने आकर बताया, लाश पोस्टमार्टम के बाद वापस घर भेजी जा रही है, कल नमाज जनाजा है। असफंदियार ने नजरें झुकाई। क्या मैं जा सकता हूँ? सिपाही ने हिचकिचाते हुए कहा, अफसर से इजाजत लेना पड़ेगी। कुछ घंटों के बाद उसे गाड़ी में डालकर एक मखसूस पुलिस टीम के साथ उसके घर ले जाया गया। वही गली, वही मोहल्ला, मगर हर नजर जैसे उसे काट रही हो। घर के बाहर लोगों का हुजूम था। सफेद कपड़े, अफसुर्दा चेहरे
और बीच में वही बाप जिसकी दाढ़ी अब सफ़ेद हो चुकी थी, और वो माँ जिसकी कमर मजीद झुक गई थी। सानिया के जज्दे खाकी अंदर कपड़े में लिपटा रखा गया था। उसके ऊपर वही चादर थी जो वो लेकर गई थी। असफंदियार बार बार अपनी आंखों से लगाता जा रहा था। माँ एक कोने में बैठकर सिर्फ यही कह रही थी, मैंने कहा था चादर ओढ़ कर जाना। वही चादर अब कफन बन गई। असफंदियार ने आगे बढ़कर बहन के पास बैठते हुए कहा, अम्मी, आपने जो कहा था वो सच था, लेकिन मैंने सुना नहीं। बाप ने आंखों में आंसू लिए मगर लहजे में सख्ती रखते हुए कहा, तूने वो सब किया जिससे इंसानियत शर्मिंदा हो जाए। अब रोकर क्या साबित करेगा? अब्बू, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे इज्जत के साथ दफनाया जाए, क्योंकि ये इस घर की इज्जत थी और मैंने ही इसे ख़त्म किया। नमाज जनाजा में हर चेहरा खामोश था, लेकिन नज़रें असफंदियार पर जमी हुई थी। इमाम ने दुआ के बाद कहा, हम सब जानते हैं कि जनाजा सिर्फ मिट्टी का बोझ नहीं होता, उसके साथ कई सवाल दफन होते हैं, लेकिन हमें अपने रवैये बदलने होंगे। औरतें सिर्फ वजूद नहीं, किसी की बहन, बेटी और माँ होती हैं। कब्र के पास जब सानिया को उतारा जा रहा था, असफंदियार खुद का अंधा दे रहा था। लोग हैरान थे, लेकिन वो खुद को रोक ही नहीं पाया। मैंने जब गुनाह शुरू किए तब एक बार सानिया ने कहा था, भाई, किसी लड़की के साथ ज्यादती मत करना, वो भी किसी की बहन हो सकती है। और आज वही सबक मुझे सिखाने वो खुद आ गई। कब्र बंद हुई, मिट्टी डाली गई और लोग वापस लौटने लगे। घर के अंदर माँ चुप थी, बाप भी दरवाजे पर खड़ा था। असफंदियार कमरे के कोने में बैठा अपने पुराने मोबाइल की मेमोरी चेक कर रहा था। एक वीडियो निकली 6 साल पुरानी। सानिया असफंदियार को केक खिला रही थी। भाई, वादा करो कि कभी बुरी लड़कियों के साथ दोस्ती नहीं करोगे। नहीं करूंगा। वीडियो में वो हंसता है। असफंदियार ने वीडियो बंद की और आंखों में आंसू लिए माँ के कदमों में आकर बैठ गया। अम्मी, माफ कर दें। माँ ने कोई जवाब न दिया, सिर्फ पेशानी पर हाथ रखा और कहा, माफी वही दे सकती है जो गई है, और वो तो अब कभी वापस नहीं आएगी। असफंदियार ने थाने वापस जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, मुकम्मल तफसील के साथ। कैसे लड़कियां फंसाई जाती थी, कहाँ ले जाया जाता था, किनके साथ ये कारोबार जुड़ा हुआ था। कई नाम, कई एड्रेस और कई राज खोल दिए। अफसर ने फाइल बंद करते हुए कहा, तुमने इतनी देर में जो सच बोला है वही सच अगर वक्त पर बोलते तो शायद तुम्हें अपनी बहन दफनानी न पड़ती। असफंदियार ने कहा, अब मैं रोज एक ही दुआ मांगूंगा कि किसी भी बहन को अपने भाई के गुनाहों का कफारा न बनना पड़े। अदालत में केस पेश हुआ। असफंदियार ने खुद पर जुर्म कबूल किया और लंबी कैद की सजा सुनाई गई। जज ने फैसला लिखा, ये वो मुजरिम है जिसका जमीर जाग चुका है, मगर कीमत इसने अपनी बहन की मौत से अदा की है। कैद की पहली रात वह हवालात के एक खाली कमरे में बैठा था। दीवार पर कैलेंडर टंगा था। उसने कलम से एक लाइन लिखी, औरत कभी जिस्म नहीं होती, वो किरदार होती है। अगर तुमने किसी की बहन को छुआ है तो समझो अपनी माँ को रुसवा किया है। वो रोज यही लाइन कैदियों को सुनाता और कहता, जिस दिन तुम अपनी माँ और बहन को दूसरों की आंखों से देखना सीख लोगे, उस दिन दुनिया महफूज हो जाएगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।